सो कल हमने किंगडम मोनेरा खत्म किया था, देखा था। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने वाले हैं और इसको फिनिश भी कर लेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि जैसे विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें है पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो हमने देखा था क्या, एक बार छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं कि मोनेरा की जो खासियत थी वो क्या थी कि इसमें जो थे, ठीक है, इसमें हमारे पास जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स, है ना। और इसके अंदर बैक्टीरिया था, मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब के सब मोनेरा के अंदर होते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूकैरियोट जो है जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग आर यूकैरियोट्स। कोई भी जानवर पकड़ लोगे यूकैरियोट्स होता है, कोई भी प्लांट पकड़ लोगे यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स आर जनरली मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी को एक तरफ कर दिया और सिंगल को एक तरफ कर दिया, तो सिंगल का एक किंगडम बना दिया। मीन्स उस किंगडम को कहा है कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। इसको हमने कहा किंगडम प्रोटिस्टा। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी। चलिए अब क्या होगी देखेंगे। What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि मान लो कि कोई प्रोटिस्टा है और वो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, तो एक बायोलॉजिस्ट कह रहा है कि दिस इज प्रोटिस्टा, अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि इसको प्रोटिस्टा है। लेकिन दूसरा बायोलॉजिस्ट कह रहा है कि भैया ये चूंकि फोटोसिंथेटिक है तो ये प्लांट है, ठीक है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो इस बुक के अंदर, मतलब एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उस प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं वो क्रायोफाइट्स वाले आने वाले हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आने वाले हैं, यूग्लिनोइड्स आने वाले हैं, स्लाइम मोल्ड्स आने वाले हैं और प्रोटोजोन्स आने वाले हैं। तो इसको लिख लो कि भाई प्रोटिस्टा में कौन कौन से आएंगे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। और जो ये प्रोटिस्टा वाले जो ऑर्गेनिजम्स है कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, ठीक है, प्राइमरली एक्वेटिक। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% जो है एक्वेटिक है, बट मोस्टली जो है एक्वेटिक है। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये जो बाकी के जो दूसरे किंगडम है जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, फंजाई, उससे एक लिंक है। उसका अब क्या लिंक है वो देखेंगे हम लोग। Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। तो चूंकि हमने मोनेरा में देखा था, मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस कवर्ड नहीं रहता है ना, फेंक फेंक के रहता है मटेरियल। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कवर्ड है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई, ये बाउंड्री है न्यूक्लियस की, बाउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और इसमें जो भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि घर में मम्मी लोग क्या करती हैं कि चावल दाल को कायदे से सजा के रखा जाता है ना, चावल, या ऐसे समझ लो कि यहाँ दिखाते हैं तुमको रिलायंस, तब समझ में आएगा, चीजों को समझ पाओगे। हम लोग चलें रिलायंस के, रिलायंस वेजिटेबल या जियो मार्ट वेजिटेबल, जियो मार्ट वेजिटेबल्स। चलिए देखिए, जियो मार्ट में जो वेजिटेबल लगी रहती है वो किस तरीके से लगी रहती हैं। हाँ ये देखिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगा हुआ, एक बाउंड्री है, हर चीज एक बास्केट में रखा हुआ है ना, दिख रहा है ना, बोलोगे हर चीज एक बास्केट में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है हर चीजों की। बताओ जल्दी से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री, हर चीज बास्केट में रखा हुआ है, उसकी बाउंड्री है, तो उससे बाहर वो नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एक वेजिटेबल सेलर की बात करें, ठीक है, आइए वेजिटेबल सेलर को देखते हैं।
वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल हॉकर। उसके अगर हम ठेले को देखते हैं, ठीक है, तो ठेले को जब देखिएगा, वेजिटेबल हॉकर के ठेले को देखिएगा तो कोई बाउंड्री नहीं है, सब फेंक वहीं पर, मतलब ठीक है सजा के रखा है, एक जगह रखा है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये हो गया हमारा, दिस इज, ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मतलब हर काम कर रहा है लेकिन किसी की भी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। और जो जियोमार्ट था दैट इज यूकैरियोटिक, उसमें क्या है कि हर चीज का बाउंड्री डिफाइंड है, मतलब उसके मेम्ब्रेन है, ठीक है, डब्बा है ना, उसका कवरिंग है ना, इसमें कोई कवरिंग नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है ना, सब समझ में आ गया। चलिए, सो बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो क्या है कि इसका हर चीज, जितना भी सेल के अंदर जितना भी पार्ट्स है, उस सबको कायदे से एक बॉक्स में, एक मेम्ब्रेन में रखा गया। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया है। और इसमें जो अदर ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सम है फ्लैजिला और सीलिया, और कुछ कुछ के पास फ्लैजिला और सीलिया भी होता है। अब ये फ्लैजिला और सीलिया क्या होता है, तो देखो, ये जो ऐसे 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 जो रेसा निकला हुआ है ना, दिस इज दिस इज सीलिया, ठीक है, और ये जो है फ्लैजिला, एक है फ्लैजिला। तो सीलिया बहुत सारा होता है, फ्लैजिला कम होता है, एक दो ऐसे होता है फ्लैजिला। अब आइए, ठीक है, अब ऐसा ऐसा जो है, और रोआ टाइप का निकला हुआ रहता है, रोआ टाइप का। तो किसी किसी वेजिटेबल के ऊपर भी देखोगे कि रोआ टाइप का निकला हुआ रहता है ना। तो उसको मान लीजिए कि आप वो सीलिया टाइप का, हेयर लाइक अपेंडेज है, जैसे हम लोग है ना शरीर के ऊपर हेयर निकला हुआ। तो जैसे मान लो कि बंदर, शरीर के ऊपर हेयर निकला हुआ है, बंदर का इधर पूंछ भी है, इस तरह से समझिए। चलिए, तो सीलिया और फ्लैजिला ये क्या होता है जो प्रोटिस्टा में होता है। Cilia and flagella are hair-like appendages on eukaryotic cells used for movement or moving substances across cell surfaces. तो cilia और फ्लैजिला हेयर लाइक, अब चूंकि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, यहाँ तो बाल दिख रहा है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है, यहाँ तो बाल दिख रहा है, ऐसे ही नॉर्मली दिख रहा है। तो समझ लो कि वो जो आपका प्रोकैरियोट, ये जो है प्रोटिस्टा है, वो तो दिख भी नहीं रहा, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, तो उसके ऊपर जो बाल होगा वो कितना पतला होगा, ठीक है। तो हेयर लाइक है और माइक्रोस्कोपिक है, तो बाल तो और छोटा होगा। सो सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑन यूकैरियोटिक सेल्स फॉर यूज्ड फॉर मूवमेंट और मूविंग सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल सरफेसेस। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या है कि हेयर लाइक है, बाल के जैसा बाहर निकला हुआ है शरीर से, जो कि उसके खुद के मूवमेंट में काम आता है। अब जैसे इसको चलना है, इसका पैर तो है नहीं, कैसे चलेगा, इसी के हेल्प से चलेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सीलिया आर शॉर्ट, न्यूमेरस एंड मूव इन कोऑर्डिनेटेड ओर लाइक मोशंस। सीलिया जो क्या है कि छोटे होते हैं, देखो छोटे छोटे हैं, है ना, और बहुत सारा होता है, और जो है एक मोशन में, सुर ताल में चलता है, ठीक है। और लाइक मोशन मतलब सुर ताल में चलता है, एक लय में चलता है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पैर इधर जा रहा है, ये वाला पैर इधर भाग रहा है ना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो कैसे होगा, चलेगा ना। फ्लैजिला आर लॉन्गर, यूजुअली फ्यू इन नंबर्स 1 से 2 एंड मूव इन व्हीप लाइक मोशंस। तो फ्लैजिला जो है यूजुअली जो है ये लॉन्गर होता है और 1 से 2 होता है नंबर में, ऐसे ऐसे व्हिप व्हिप करता है, ठीक है। Protista reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो प्रोटिस्टा जो है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअली करते हैं बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, जहाँ की सेल का फ्यूजन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन में लिया जाए तो स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर के जाइगोट बनता है। तो उसी तरीके से जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, स्पर्म और ओवा ये जो फ्यूज होंगे, ठीक है, तब जाकर के हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहले जाइगोट फॉर्म होगा, फिर सेक्सुअल, जैसे कि मान लो मछली का ले लो, तो मछली और मछला, ठीक है, वो लोग सेक्स किए तो मछली और मछला सेक्स किए, तो स्पर्म और ओवा मिला और फिर अंडा बना, है ना, अंडा बना। जाइगोट मतलब बेसिक एम्ब्रायो समझ लो। तो अंडा बना और अंडा से फिर मछली निकला। अब आता है हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर क्रायोफाइट्स। अब ये होते क्या है,
दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। तो इस ग्रुप के अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, वो आते हैं। ठीक है, तब गोल्डन एल्गी का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, डायटम्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए। सो डायटम्स आर सिंगल सेल्ड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी दैट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी फ्रेश वाटर एंड मैरीन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जब फ्रेश वाटर को, जैसे नदी का पानी लेकर के आओ, है ना, नदी का पानी फ्रेश वाटर, तो ताजा पानी, ठीक है। एक होता है स्टैग्नेंट वाटर, मतलब ठहरा हुआ पानी, एक होता है फ्रेश वाटर, मतलब बहता हुआ पानी, गंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाली का पानी भी बह रहा है तो नाली से उठा ले आए, नहीं, फ्रेश वाटर लेके आना। सो तो नदी के पानी के अंदर जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस टाइप का ऑर्गेनिजम्स मिलेगा। तो ये जो डायटम्स हैं सिंगल सेल्ड क्या है, ध्यान में रखो, सिंगल सेल्ड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी हैं, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एवरी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और साथ के साथ मैरीन और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, है ना। देखिए मतलब यहाँ बता रहा ना कि भैया फिगर डायटम्स नेचर्स ज्वेल्स व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब ठीक है भैया, ये बीमारी प्रोड्यूस करेगा वो अलग बात है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स क्या होते हैं, जो क्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो क्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो डायटम्स दिया गया है, एक गोल्डन एल्गी दिया गया। तो डायटम्स आप समझ गए कि क्या होता है। अब गोल्डन एल्गी के पास आते हैं। तो गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, डेस्मिड्स आर द एल्गी दैट बिलोंग टू द ग्रुप क्राइसोफाइट्स, दे आर यूजुअली फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, इसका एक दो डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। तो डेस्मिड्स जो है वो क्राइसोफाइट्स हैं। अब ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, देखो गोल्डन कलर का, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ताजे पानी में। तो जैसे नदी वगैरह के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो नदी के अंदर, ठीक है, नदी के अंदर नीचे बालू होता है, और बालू में भी देखेंगे कुछ प्लांट जमा हुआ होता है, मिट्टी होता है, बालू होता है, उसके अंदर कुछ प्लांट जमा हुआ रहता है। तो वहीं पर कहीं कहीं पर गोल्डन कलर का दिखता है। तो अगर गोल्डन कलर का दिखे तो समझ लीजिए कि वहां पर गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स है, वही दिख रहा है, गोल्डन कलर का पानी दिख रहा है। ठीक है, दे आर यूजुअली फाउंड इन फ्रेश वाटर। Desmids are called golden algae as they have a characteristic golden color due to carotenoid pigment fucoxanthin। तो ये जो है डेस्मिड्स जो है, ये गोल्डन एल्गी गोल्डन कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन कलर का दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पर कैरोटेनॉइड है ना, पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन है जो गोल्डन कलर का दिखता है। जैसे कि कैरेट के अंदर भी कैरोटेनॉइड होता है, लेकिन वो ऑरेंज कलर का दिखता है, तो उसमें जो कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है वो अलग होता है। तो कैरोटेनॉइड पिगमेंट फुकोजैंथिन ये जो है, ये आपको गोल्डन कलर का लुक देगा। क्लियर है, बोलोगे क्लियर है ना। भैया गोल्डन एल्गी गोल्डन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट फुकोजैंथिन है। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। चलिए, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरनमेंट। तो देखिए हमने इंटरनेट से सर्च किया तो ये बोल रहा है कि भैया फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक। लेकिन जब एनसीईआरटी के अंदर वापस से एनसीईआरटी में आते हैं तो एनसीईआरटी कहती है क्या, कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर आप नदी के अंदर देखिएगा पीला पीला दिख रहा है तो गोल्डन एल्गी है, और अगर आप समंदर के अंदर दिखिएगा और पीला पीला दिख रहा है, गोल्डन दिख रहा है, पीला नहीं गोल्डन दिख रहा है, तो गोल्डन एल्गी है। दोनों ही एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा, ठीक है, समझने के लिए ये चीजें बिल्कुल सही हैं कि समझ रहे हैं हम, लेकिन अब ठीक है प्राइम फोकस रहेगा भैया जो एनसीईआरटी में कही गई बातें हैं वो रामबाण है। चल, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लैंकटन। ये होता क्या है, व्हाट इज दिस। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये तो समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा। अब ये आंख से कैसे दिख रहा है भैया, जब ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा तो ये आंख से पीला पीला कैसे दिख रहा है। अरे यार बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोप से दिखेगा, लेकिन इतना सारा बैक्टीरिया ला दो, करोड़ों में बैक्टीरिया ला दो, है ना। अब जैसे एटम्स,
जैसे लोहे का एटम Fe एटम आंख से नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बहुत हाई माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। लेकिन लोहा तो हमको दिखता है ना, बहुत सारा एटम को हम इकट्ठा कर दिए। तो उसी तरीके से बहुत सारा असंख्य करोड़ों अरबों गोल्डन एल्गी के हम इकट्ठा कर दिए तो दिख रहा है। बट दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। अब पैसिवली जो फ्लोट करते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, विदाउट यूजिंग एनर्जी एफर्ट रिमेन ऑन और नियर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। मतलब बिना फ्लोट पैसिवली मतलब बिना अपना एनर्जी का यूज किए हुए। जैसे कि अगर आदमी को तैरना है तो आदमी को अपना मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज करना होगा ना भाई, तैरने के लिए तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन इसको कोई भी अपना मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिवली फ्लो विदाउट अपना एनर्जी को किए हुए फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो इन वाटर करेंट्स, इसे हम प्लैंकटन भी कहते हैं। अब देखिए प्लैंकटन क्या होता है। तो प्लैंकटन आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट ड्रिफ्ट इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अनेबल टू स्विम अगेंस्ट करंट। ठीक है, तैरते रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ प्लांट्स को देखोगे कि वो मैरीन और फ्रेश वाटर पे, मतलब पानी के ऊपर कुछ प्लांट्स जम जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जम जाते हैं और जैसे जैसे पानी के ऊपर ही रहता है ये लोग। ठीक है, और जैसे भी जैसे पानी आएगा, जैसे मान लो कि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, तो पानी के साथ ये बह जाएगा, उसके अगेंस्ट में ये रुकेगा नहीं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने आप को रोक के रखते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं दिस आर प्लैंकटन, मतलब एक जगह ये रोड पानी में साथ पानी में बहते रहता है। क्लियर हो गया, पानी के साथ पानी में बहते रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो ये जो है इसमें से बहुत सारे फोटोसिंथेटिक हैं, है ना। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping cells which fit together in a soap box. तो जो डाई एटम्स में है, जो सेल वाल्स कैसा होता है कि टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, मतलब दो खोली है उसके अंदर, जैसे एक कवर और उसके ऊपर एक और, है ना, जो कि फिट हो जाते हैं ना सोप बॉक्स। सोप बॉक्स टाइप के जैसे कैसे होता है सोप बॉक्स। ठीक है, सोप बॉक्स ऐसा होता है ना, देखो ऐसा सोप बॉक्स होता है, इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब इसको ढक्कन लगा दीजिए तो ऐसा होता है। द वॉल्स आर, देखो सोप बॉक्स दिखाते हैं, सोप बॉक्स, तब जाके समझ में आएगा भैया कि कहना क्या चाह रहे हैं। सोप बॉक्स, सोप बॉक्स, देखो साबुनदानी, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं भैया, सोप बॉक्स डबल वाला चाहिए। लिखते हैं सोप बॉक्स टू लेयर्ड, टू लेयर सोप बॉक्स। चलिए देखो ऐसा वाला सब। ठीक है, तो इसका जो सेल है ना वो इसी तरह का है, जो सेल वाल है वो इस तरीके का है, टू लेयर्ड है, मतलब ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और बीच में मतलब यहाँ तो स्टॉप कर दिया, बीच में कनेक्टेड है। ठीक, तो इस तरह से। तो ये क्लियर हो गया ना कि टू लेयर्ड का मतलब क्या है कि सेल वाल इस तरह का है, सेल वाल जो है वो इस तरीके का है, दो लेयर में है, सिंगल लेयर नहीं है। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping cells. तो दो थिन ओवरलैपिंग सेल से बना है, which fit together as in a soap box, जैसा कि सोप बॉक्स में होता है। अभी दिखाएं सोप बॉक्स। चलो, the walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. तो जो दीवार है, सेल वाल है, उस सिलिका से एम्बेडेड है और इसीलिए भैया वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. तो जब चूंकि सिलिका का बना हुआ है, बालू का बना हुआ है, सिलिका जो यहाँ पर जो मिट्टी बालू जो हम लोग देखते हैं दैट इज सिलिका, है ना। तो सिलिका का बना हुआ है, तो अब क्या है कि डायटम मर गया, लेकिन उसका सेल वाल जो है वो पड़ा हुआ है ना। अब चूंकि सिलिका का बना हुआ है तो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। तो देखोगे क्या कि कई बार हम लोग जब बालू वगैरह में देखते हैं ना, तो हम लोगों को वो ऐसा मिलता है। देखो आजकल तो बालू मिट्टी वगैरह दिखता ही नहीं है कहीं पर, संख है, SNKH सैंड, इस तरह के संख लाइक पार्टिकल, संख लाइक
ऑर्गेनिजम्स, मतलब कहीं समुद्र किनारे वगैरह जाएंगे ना तो हाथ में मतलब छोटे छोटे जो है वो सेल्स मिलते हैं। तो व्हाट आर दो सेल्स? वो सिलिका के बने होते हैं, कुछ सिलिका का होता है, कुछ कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो वो हमको मिलता है, सैंड के अंदर दिखने को मिलता है। चल, तो वैसे ही कि भैया डाई एटम्स का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है किस चीज का? वो बना हुआ है सिलिका का। अब सिलिका जो है वो सेल वॉल खत्म नहीं होता है, भले डाई एटम खत्म हो जाए, सेल वॉल उसका है वैसे ही है। तो जो समुंदर के किनारे जो लार्ज डिपॉजिट्स दिखेगा सेल वॉल का, दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो जहां रहते हैं वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स दिखता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डाईएटोमेसियस अर्थ। अब ये जो है बिलियन ऑफ ईयर से ये लोग रहते आए हैं, तो बिलियन ऑफ ईयर से इसका जो सेल वॉल डिपॉजिट हो करके इसको बोलते हैं डाईएटोमेसियस अर्थ। अब देखो ये होता क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। डाईएटोमेसियस अर्थ, डाईएटोमेसियस अर्थ, देखिए ये इस तरह, ठीक है। तो इसको लोग पीस करके इसका पाउडर बनाता है ना, डाईएटोमेसियस अर्थ का पाउडर। ये देखो, चलो देख रहे हो ना, गार्डन जेनी डाईएटोमेसियस अर्थ बेचा जा रहा है। चलिए, सो डाईएटोमेसियस अर्थ इज ए टाइप ऑफ पाउडर। तो एक टाइप का पाउडर है मेड फ्रॉम द सेडिमेंट ऑफ फोसिलाइज्ड अलगी। तो ये जो अलगी जो डाई एटम्स मर जाते हैं तो उनका जो सेल वॉल बच जाता है डिपॉजिट हो करके, उस सेल वॉल के पाउडर को हम बोलते हैं डाईएटोमेसियस अर्थ। अर्थ मतलब क्या हो गया? मिट्टी। तो भैया किस चीज का मिट्टी? ठीक है, तो ये अर्थ मतलब हो गया मिट्टी यहाँ पर। तो किस चीज का मिट्टी? तो डाई एटम्स का मिट्टी। तो डाईएटोमेसियस अर्थ, तो डाई एटम्स का मिट्टी मतलब जो डाई एटम्स मर गए हैं, ठीक है, और उनका जो सेल वॉल है वो बच गया है, इकट्ठा हो गया है, उसका पाउडर। So diatomaceous earth is a type of powder made from the sediment of fossilized algae found in bodies of water। तो जो algae fossilized हो गए हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, बॉडीज ऑफ वाटर बॉडीज में, उनका पाउडर बना लीजिए, तो दैट इज डाइएटोमेसियस अर्थ। अभी algae क्या वाला है भैया? What is algae? Algae are primarily classified under the kingdom Protista due to their simple, mostly unicellular or undifferentiated multicellular eukaryotic स्ट्रक्चर। तो अलगी क्या है कि पहले इसका क्लासिफिकेशन था, अभी तो इसमें है किंगडम प्रोटिस्टा में है ना, क्या है यार? अलगी आर प्राइमरली क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा ड्यू टू देयर सिंपल मोस्टली यूनिसेलुलर और अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो अलगी कैसे हैं? तो अलगी क्या है कि यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, लेकिन हम प्रोटिस्टा के अंदर, हम इस अलगी को प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में एक लाइन थी ना कि भैया इसका जो बाउंड्री है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। यहाँ देखोगे एक लाइन था कि, है ना, और हाँ, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो क्यों नहीं और वेल डिफाइंड है? क्योंकि अलगी को हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखते हैं, बट अलगी आर सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेल भी होते हैं। तो अलगी को क्यों रखा गया भैया प्रोटिस्टा के अंदर? इसलिए रखा गया है कि अलगी जो है वो सिंगल सेल भी होता है, और अगर मल्टी सेलुलर है अलगी, ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है अलगी, तो वैसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब अलग। जैसे होता है ना कि भैया अभी कैसे बताए कि जो सब्जी का रिलायंस वाला जो सब्जी का दुकान था, उसमें पता है कि ये जो है यहाँ पर इस कैरेट में बैगन है, इस कैरेट में आलू है, लेकिन जो सब्जी के ठेले पे सब छितराया हुआ है, एक साथ मिलाया हुआ। तो उसी तरीके से ये जो है अगर मल्टी सेलुलर है तो उसको डिफ्रेंशिएट हम अनडिफ्रेंशिएटेड, एक होता है ना सीमा, बाउंड्री है, तो वैसी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। However, some complex algae like green, red and brown algae are sometimes traditionally grouped under kingdom Plantae। लेकिन algae में भी देखो कुछ algae जो है उसके अंदर आ गया, प्रोटिस्टा के अंदर आ गया, लेकिन ब्राउन, ग्रीन और रेड algae को जो है, जो कॉम्प्लेक्स algae है उसको प्लांटे के अंदर लिया गया, ठीक है। आर समटाइम्स ट्रेडिशनली ग्रुप्ड अंडर किंगडम प्लांटे। वाइल ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनियोबैक्टीरिया कहते हैं, इसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है, आर इन किंगडम मोनेरा। तो एल्गी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो, ठीक है, जो सिंपल हैं,
और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक भी हैं और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक भी हैं। तो जो यूनिसेलुलर या फिर अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं उन एल्गी को रख दिया गया आपको प्रोटिस्टा में। जो एल्गी कॉम्प्लेक्स हैं उन एल्गी को रख दिया गया है, जैसे कि ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी को किंगडम प्लांटे में, और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वाले जो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम मोनेरा में रखा गया। ठीक है, तो एल्गी को तीनों जगह बांट के रखा गया, थोड़ा तुम इधर जाओ, थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा उधर जाओ। Being gritty, this soil is used in polishing। अब ये जो मिट्टी हुआ डाईएटोमेसियस अर्थ, जिसका पाउडर है ना, डाईएटम्स का पाउडर, ये ग्रिटी है। ग्रिटी मतलब जैसे खुरदरा, जैसे बालू होता है ना, खुरदरा है। ग्रिटी टिपिकली डिस्क्राइब समथिंग कंटेनिंग रफ पार्टिकल्स लाइक सैंड पार्टिकल्स की तरह। सो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। तो कोई चीज को चमकाने में ये वाला चीज काम आता है, पॉलिशिंग करने में काम आता है, फिल्ट्रेशन में काम आता है ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ठीक है, तो फिल्टर के अंदर ऑयल और सिरप के फिल्टर हम इससे करते हैं, छानते हैं। कैसे छानेंगे? तो इसको क्या है कि जो हमारा देखो फिल्टर जो होता है, देखो बताते हैं कैसा होता है फिल्टर। देखिए FILTER, पोरस फिल्टर, पोरस हम लिख देते हैं POROUS। आजकल तो सबके घर में RO लगा हुआ है, नहीं तो पहले जो है इस तरह का पोरस फिल्टर होता था। ठीक है, इस तरह का फिल्टर होता था, देखो इस तरह का पोरस फिल्टर होता था। इसमें जो है छेद होते थे और इसी से छन के आता था पानी। ठीक है, तो समझ लो कि डाई आइटम्स मतलब इसी तरह इसमें अगर तेल डाल देंगे तो तेल जो है वो तेल को छान देगा। ठीक, तो इसको मान के चलिए भाई डाई आइटम्स का बना हुआ है ना, डाई आइटम्स का बना हुआ है। अब इसमें हम तेल डालेंगे तो तेल की सब गंदगी को छान देगा एक तरफ और प्योर तेल एक तरफ। चलो, डाई आइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो डाई आइटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशंस में। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो डाई आइटम्स अभी हमने देखा क्या कि मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस आइए। डाई आइटम्स आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस बिकॉज दीज माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक एल्गी एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द एंटायर मैरीन इकोसिस्टम। पूरा फैला हुआ है ना, पूरा मैरीन मतलब समुंदर के अंदर जो समुंदर की मछली है वो क्या खाएगी? आदमी तो दाना डाल नहीं रहा है कि ले मछली खा ले, ले मछली खा ले। तो जो छोटी मछली है वो इन सब चीज़ों को खाएगी, जो उससे बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी, और जो और बड़ा मछली है, ठीक है, जैसे वेल है, वो मीडियम साइज की मछली को खा जाएगा। तो इस तरीके से सबका पेट भरता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको कि चीफ प्रोड्यूसर। ठीक है, सो डाई atoms are called the chief producers in the ocean because these microscopic photosynthetic algae act as the primary source of food and oxygen for the entire marine ecosystem। तो ये क्या है कि इसको लोग खाते हैं, लोग नहीं खाते हैं मतलब मछलियां इसको खाती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इसको खाते हैं। ठीक है, अब पानी के अंदर ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। अब चूंकि ये जो है डाई आइटम्स हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो फोटोसिंथेटिक हैं तो क्या करते हैं, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे या सनलाइट को लेंगे, और सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और आपका ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पानी में, तो जिससे कि जो पानी का जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, छोटी मछली या फिर बड़ा मछली, कोई भी मछली, वो जीवित रहता है। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक एनर्जी एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो सनलाइट को ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फॉर्मिंग द वाइटल बेस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। अब इससे एक्वेटिक फूड वेब का वाइटल बेस तैयार होता है। क्या चाहिए मछली को? खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, है ना। क्या चाहिए पानी में रहने वाले केकड़ा को? क्या चाहिए वेल मछली को? खाना और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये दे रहा है डाई आइटम्स, और खाना कहाँ से मिल रहा है वेल मछली को? तो जो मछली डाई आइटम्स को खा रही है उस मछली को वेल खा जा रहा है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो हमने एक पहला जो देखा था, हमने देखा था क्राइसोफाइट्स, है ना, क्राइसोफाइट्स। अब नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। आइए, अब देखो बच्चे, ऐसा है कि हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं एक बारी,
तो है ना, तो पूरी चीज़ें दिमाग में घुस रही हैं, उतर रही हैं। और जब हम लोग इसके बाद जब हम लोग NIOS करेंगे ना, तो पूरा एकदम परफेक्ट, जैसे डबल, जिसे कहते हैं ना 80% सिलेबस का रिवीजन, खाली 20% ही नया चीज़ सीखने को मिलेगा, और NCERT का फुल रिवीजन हो जाएगा उसमें से। चलो, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। देखो इस तरह का ये एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, बड़ा विचित्र सा दिख रहा है, दिखेगा माइक्रोस्कोप से ही, ऐसे नहीं दिखेगा आंख से, तो माइक्रोस्कोप से देख के ही फोटो बनाया गया है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन, तो कहाँ रहते हैं ये, ठीक है, नमकीन पानी में, ओशन में, सी में, वहाँ रहते हैं, मैरीन वाटर में, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये रहा डायनोफ्लैजिलेट्स। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. तो ये जो है येलो भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, ब्राउन, ब्लू या फिर रेड दिखेगा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है। कैरोटेनॉइड होगा तो येलो या रेड दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्लोरोफिल है तो ग्रीन दिखेगा। ठीक है, कुछ मिक्स है, कैरोटेनॉइड और क्लोरोफिल का कुछ मिक्सचर है, तो उसमें से फिर तुम्हारा ये कलर दिखेगा, ब्लू ब्राउन टाइप का दिखेगा कुछ। ठीक है, तो मेन पिगमेंट क्या प्रेजेंट है उसके बॉडी में, तो ये डिसाइड करेगा कि वो दिखेगा कैसे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो जो इसका सेल वॉल है, जैसे कि टॉर्टवाइज को देखे हो, टॉर्टवाइज उसका ऊपर का कवर बहुत हार्ड रहता है, टॉर्टवाइज, TORTOISC, टॉर्टवाइज, ये रहा, ऊपर का कवर जो है बहुत हार्ड रहता है। तो टॉर्टवाइज को समझ लो कि माइक्रोस्कोपिक टॉर्टवाइज है ना, माइक्रोस्कोप से दिखेगा इतना, उसी को बहुत छोटा मतलब करोड़ गुना छोटा कर दो। ठीक है, मतलब एक टॉर्टवाइज में समझ लीजिए मतलब करोड़ गुना छोटा कर दीजिए। दिस इज, अगर मान के चलें दिस इज माइक्रोस्कोपिक, तो इसका जो बॉडी का कवर देख रहे हो तो ये हार्ड होता है ना, ये हार्ड होता है। तो उसी तरीके से जो डायनोफ्लैजिलेट्स का है, ठीक है, जो उसका सेल वाल है, जो ऊपर का जो कवर है, वो दैट इज हार्ड। चलो जी, बताओ, क्लियर हुआ ना कि हार्ड होता है, इसका क्या मतलब है। जैसे कछुआ का शरीर ऊपर से हार्ड होता है, खोल हार्ड होता है, तो उसी तरीके से इसका भी जो सेल वाल है, इसका जो खोल है, वो सेलुलोज का बनाता है, स्टिफ होता है, हार्ड होता है। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in furrow between the wall plates। ठीक है, तो इसके पास दो फ्लैजिला होता है, दिख रहा है कि भैया डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला है। तो एक जो है, एक यहाँ से निकल के आ गया, और दूसरा जो है फ्लैजिला, देखो यहाँ पर, मतलब जो गड्ढा है, सेल वाल के बीच में गड्ढा है, वहां से निकल करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मली बाहर के सरफेस पे है, दूसरा जो है सेल वाल के बीच में ऐसे दिख रहा है ना, गड्ढा गड्ढा गड्ढा, फ्यूरो है। ठीक है, तो वहां से निकल करके आ रहा है। ठीक, फ्यूरो मतलब ग्रूव और डिप्रेशन, अंदर की तरफ दबा हुआ, वहां से। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गाइनोलॉक्स। ठीक है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसका एग्जाम्पल है गाइनोलॉक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रेड वाले, जिसका नाम है गोनाइलॉक्स। ठीक है, तो ये वाले जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये इस तरीके से इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरा जो समुंदर का पानी है वो लाल लाल हो जाता है, लाल दिखता है, तो इसे रेड टाइड कहा गया। देखिए इसमें रेड सी हम लोग देखते हैं, समुंदर लाल दिखेगा, इसी की वजह से रेड सी, देखो लाल लाल लाल, पूरा इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि पूरा पानी जो है वो लाल दिख रहा है। पानी का कलर लाल नहीं दिख रहा है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ठीक है, ये लाल दिख रहा है, रेड वाला डायनोफ्लैजिलेट्स इस तेजी से फैले कि पूरा पानी लाल हो गया, है ना। सो चलिए, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। ठीक है, तो
ये जो टॉक्सिन होता है, ये लोग क्या है कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं, है ना, जहर। जहर टॉक्सिन मतलब जैसे सांप के पास क्या होता है, पॉइजन होता है, वो पॉइजन वेनम रिलीज करता है। तो उसी तरीके से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो है वो वेनम नहीं होता है, वो टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब वो भी हार्मफुल है, वो भी पॉइजनस। देखो जहर में और टॉक्सिन में ये चीज फर्क है। तो जहर हो गया, लेकिन जहर को छोड़ के और भी चीज है ना जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन। जैसे मान लो कि पानी पूरी जो है, अभी देखे होगे कि अभी हादसा हुआ कि पानी पूरी खा करके 5-7 लोग खत्म हो गए। तो उस पानी पूरी में था क्या भैया, टॉक्सिन। कुछ ऐसी चीजें थी जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, खाए और खत्म हो गए। जहर थोड़ी था उसके अंदर, जहर थोड़ी डाल दिया था। गर्मी का दिन है, ठीक है, वो टॉक्सिन वाला बन गया। पुराना पानी पूरी पानी रखा होगा तो उस पानी में बैक्टीरिया वगैरह जो है टॉक्सिन रिलीज कर दिए, काम खत्म, है ना। तो टॉक्सिन रिलीज बाय सर्च लार्ज नंबर्स। अब इतना रेड सी हो में ये जो है समुद्र में पूरा भर दिया, इस सब का दबदबा हो गया और ये सब टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करेगा। अब टॉक्सिन रिलीज करेगा तो टॉक्सिन जो है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके लिए हार्मफुल है ना। तो मैरीन एनिमल्स फिशेज वगैरह के लिए उसको मार देते हैं, हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिनॉइड्स। ये रहा यूग्लिनॉइड्स। इसका भी जो है 2 फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला एक फ्लैजिला, ठीक है, ये रहा। अब ये देख रहे हो कि ये लंबा है, एक छोटा है फ्लैजिला इसका। सो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो जो ये यूग्लिनॉइड्स हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ताजे पानी में, ठीक है, और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। जैसे कि नदी के पानी में ये नहीं पाया जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, ये तालाब के पानी में पाया जाएगा। तालाब का पानी लोग पीते हैं ना, तो ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। क्लियर। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब इसका जो बॉडी है वो ठोस नहीं है, इसके बॉडी में सेल वॉल नहीं है। तो इसके बॉडी में क्या है, इसका जो वो बना हुआ है बाहरी का कवर, जैसे हम लोग का जो बाहर का कवर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर जो है मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट में जो है वो सेल वॉल होता है, देखते हो ना, ठोस रहता है, टफ रहता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके बॉडी में भी जो इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल नहीं है, दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो इसमें प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब कोई चीज ठोस रहेगा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, कोई चीज लचीला रहेगा तो वो फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कि प्लांट, अब आम का पेड़ देखते हो कि एकदम नीचे से ठोस है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ठोस होते हैं, तो उसमें सेल वॉल होगा, और जो ठोस नहीं है जैसे कि ये प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स, ये ठोस नहीं है, फ्लेक्सिबल बॉडी है। तो क्यों है फ्लेक्सिबल बॉडी, बिकॉज ऑफ ए प्रोटीन रिच इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो पेलिकल की वजह से ये फ्लेक्सिबल है। दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। 2 मूंछ है इसका, एक मूंछ ये रहा लंबा वाला, एक मूंछ छोटा वाला, ऐसा। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. तो देखो जैसे क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे जगह पर ये चले गए जहां पर रुका ठहरा हुआ वो, अब अपने मान लो कि तुम अपने घर में, ठीक है, घर में पानी इकट्ठा करके रख दिए, रूम में बंद करके पानी रख दिए, एक बाल्टी में रूम में पानी बंद करके रख दिया। अब उसमें आ गया ये यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, ठहरा हुआ पानी, बाल्टी का पानी ठहरा हुआ पानी, अब इसमें आ गया यूग्लिनॉइड्स और रूम बंद है, तो उसमें सनलाइट मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो देन ये लोग क्या करेंगे, अब भैया जीने के लिए तो हमला करना पड़ेगा ना, तो दे अटैक, है ना। तो वो हेटेरोटाइप बिहेव करने लग जाते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो जो इससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ये हमला करते हैं, हेटेरोट्रप्स का काम करते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. तो बहुत मतलब इंटरेस्ट की बात यह है कि जो यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे क्लोरोफिल वगैरह, तो ये वैसा ही पिगमेंट होता है जो हायर प्लांट्स में होते हैं। जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, उस तरह के पेड़ में होते हैं, उसी तरह के पिगमेंट्स इसमें भी होते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना है, यहाँ पर फिगर ये रहा यूग्लिना, ठीक है, दिस इज यूग्लिनॉइड्स। कैसा गंदा सा दिख रहा है यार,
चलो क्लियर है बच्चे, बताओ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स। बोलोगे क्लियर है? थोड़ा पानी पी लें यार, गला सूख रहा है। इंटरेस्टिंगली पे अटक गए, है ना। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, आइए ये रहा फिगर स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, है ना। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, ठीक है। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो है, जैसे कि मान लो कि पत्ता, पेड़ से पत्ता टूट गया, अब देखोगे क्या कि वो पत्ता धीरे धीरे डीके हो रहा है ना। तो डीके हो रहा है, तो कौन उसको डीके करा रहा है? ठीक, कौन उसको हजम कर जा रहा है? यही सब स्लाइम मोल्ड्स वाला, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह। तो द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, है ना। तो जैसे कि छोटा सा डाली या फिर पत्ता टूट के गिरा, तो उसकी तरफ ये मूव करेगा, ट्विग्स एंड लीव्स की तरफ, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरा घेर लेगा। ठीक, खुदे तो छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से पार्ट को ही घेर लेगा। जैसे कि देखोगे कि आलू प्याज के ऊपर, जैसे आलू के ऊपर व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाता है, ठीक है, तो वो घेर लेता है ना, उस एरिया को घेर लेता है, और घेर के धीरे धीरे खाता है, जिससे आलू सड़ जाता है। देखो व्हाइटिश ऑन आलू, देखो 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 इस तरीके से, व्हाइटिश, WHITISH, व्हाइटिश ऑन पोटैटो, पोटैटो। गूगल पे कुछ भी लिखो यार, वो दिखा देता है, देखो इस टाइप। तो वो घेर लेता है, घेर के फिर उसको खा जाता है, खाता है उसको। चलिए, तो वही काम करता है इसको भी। जो पत्ते, जो डाली टहनी टूट गई है, उसको ये वहां पर पहुंचा, वहां पहुंचा, और पहुंच करके उसको उस एरिया को घेर लिया, थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिलकर घेर लेगा, और घेर करके उसको खत्म करता है। तो एनगल्फिंग का मीनिंग हो गया टू कवर और सराउंड समबडी समथिंग कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से घेर लेते हैं। Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. तो जब कंडीशन सुटेबल होती है, तो क्या होता है कि ये प्लाज्मोडियम फॉर्म कर देते हैं, और जो कि बहुत तेजी से फैलता है और बहुत दूर तक फैल जाता है, सेवरल फीट तक फैल जाता है। अब इस सेंटेंस का एक बार मीनिंग जो है हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं। द एबव सेंटेंस डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। ये बता रहा है बिहेवियर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स which are saprophytic protist when conditions are favorable। अब जब कंडीशन फेवरेबल होता है, तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब मॉइस्चर मिला और न्यूट्रिएंट रिच। जैसे कि हमने देखा था क्या कि नाली के पानी में बैक्टीरिया वगैरह बहुत इकट्ठा हो रहे थे, पिछले वाले क्लास में हमने देखा था, ठीक है, कि अब नाली के पानी में क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि नाली के पानी के अंदर बहुत सारा एलिमेंट्स रहता है, मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर लग जाता है, तो वो हो गया, एक तो मॉइस्ट भी है और न्यूट्रिएंट रिच भी है। तो मॉइस्ट और न्यूट्रिएंट रिच जब कंडीशन होगा, इंडिविजुअल एम्यूबॉइड सेल्स गैदर टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मोबाइल मल्टी न्यूक्लिएटेड मास कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। तो सिंगल सिंगल जो सेल्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एम्यूबा वाले सेल्स, वो क्या करेंगे, वो इकट्ठा होकर के, ठीक है, इकट्ठा होकर के बड़ा सा सेल बना, बड़ा सा जो है वो अपना कॉलोनी बना लेंगे, सब इकट्ठा हो जाएगा, वो बड़ा सा कॉलोनी बना लेगा, और जो कि मोबाइल होगा, मोबाइल मतलब अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकता है, ठीक, सॉरी, मोबाइल मतलब मूविंग, अपने मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं, सॉरी, मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए वो मोटाइल होता है, वो अलग होता है, दिस इज मोबाइल, जो मूव करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब एक एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, मास कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। तो बहुत सारा, तो ऐसा समझो ना सीधा सीधा कि बहुत सारा, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, कंडीशन फेवरेबल हुआ, एक साथ इकट्ठा हो गए, अपना ग्रुप बना लिए, ठीक है। जैसे कि ब्रेड के ऊपर जब ब्रेड मोल्ड लग जाता है, ब्रेड के ऊपर हम देखेंगे कि ब्रेड मोल्ड लग जाता है, तो क्या होता है कि पहले थोड़ा सा, फिर वो फैलते जाता है ब्रेड के ऊपर। देखे हो ना कि ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड मोल्ड लग जाता है, देखो दिखाते हैं, देखे हो ना, का नेट पर देख लेते हैं यार, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड,
और नहीं देखे हो तो भैया ब्रेड ला करके देखो, पहले छोटा छोटा जो है ऐसा ऐसा स्पॉट बनेगा पूरा, उसके बाद पूरा 2 4 10 दिन और छोड़ दो तो पूरा ब्रेड को ऐसे गंदे तरीके से कवर अप कर लेगा। ठीक है, बोलो जी, ठीक है ना, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर एक्ट्स एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, अभी बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स मिल करके अब ये सिंगल ऑर्गेनिज्म का काम कर रहे हैं, ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग ओवर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू फीड। तो बहुत सारा मिल करके एक सिंगल बन गया, अब ये पूरा उसको चबा रहा है जैसे ब्रेड के ऊपर, ठीक है, फैल गया और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है, वो ये उसको ब्रेड को खत्म कर रहा है। ठीक है, चलिए। During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. अब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जैसे कि मान लो कि ब्रेड को ला करके फ्रिज में रखती है, अब यार ना तो मॉइस्चर है ना न्यूट्रिएंट रिच मिल रहा है, ठीक है, मॉइस्चर मिल ही नहीं रहा है, फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में कहाँ से जमेगा, तो उस समय क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट तो अपने आप को एकदम कॉम्प्लेक्स बॉडी में बना लेता है और फ्रूटिंग बॉडी उसमें स्पोर्स आ जाता है, मतलब उसके टिप के ऊपर स्पोर्स आ जाता है कि जैसे ही फेवरेबल होगा कंडीशन, दन हम अपना अंडा जो है दे देंगे और पूरा फैल जाएंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड निकाल के देखना, पहले ला के फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं होगा, 8 दिन 10 दिन 12 दिन कुछ नहीं होगा, ठीक है, 20 दिन कुछ नहीं होगा, वैसे ही दिखेगा। हर उसके ऊपर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन वो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बस वो खाली इंतजार कर रहा है कि बेटा जिस दिन तुम हमको निकालोगे, जिस दिन हमको फेवरेबल कंडीशन दोगे, हम एक दिन में इसको पूरा हजम कर जाएंगे, मतलब ठीक है, एक दिन में उस ब्रेड के ऊपर पूरा छा जाएंगे। जहां पर देखोगे कि अगर हम इस ब्रेड को देखें कि ब्रेड को, ताजा ब्रेड को ला करके अगर हम यहाँ पर इस तरीके से रख दें तो 2 4 दिन के बाद हमको ऐसा छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन अगर कोई ब्रेड को 20 30 दिन फ्रिज में रख दो तो ब्रेड एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम फ्रेश दिखेगा, उसके ऊपर डेवलप हो रहा है, लेकिन वो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि जिस दिन हमको बाहर निकालिएगा उस दिन हम एक साथ हमला बोलेंगे। तो जो फ्रिज में 20 दिन से ब्रेड रखा हुआ है, ठीक है, उस ब्रेड को जब बाहर निकालिएगा तो अगला दिन वो ब्रेड इस तरह का दिखेगा, दिख रहा है ना, वो इस तरह का ब्रेड दिखेगा अगला दिन, ठीक है, सेम डे में, क्योंकि और जो नॉर्मल ब्रेड है वो अगला दिन भी नहीं, उसको 3 4 दिन लगेगा ऐसा दिखने में, ऐसा दिखने में। और वहीं पर फ्रिज में रखा हुआ ब्रेड अगर 10 15 दिन के बाद निकालेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो स्पोर्स एक साथ फूट करके बहुत सारा निकल जाएगा। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को एक पैक कर लिया और जैसे ही फेवरेबल होगा फूट करके एकदम देगा दाना दन दाना दन। सो तो अब इसका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। तो इन दिस कंटेक्स्ट इसका प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, इन दिस कंटेक्स्ट डिफरेंशिएट्स मींस द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या हो गया कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक बड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मीन्स द प्लाज्मोडियम अ लार्ज नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, अंडरगोज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, तो अपने उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो अभी तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट चाहिए, मॉइस्ट और न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो अपने आप को इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज में डेवलप कर लेता है। फ्रॉम ए प्रीवियसली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो पहले जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड था, अब जैसे कि ठंडा लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है जी, जैसे ही फिर गर्मी नॉर्मल हुआ टेम्परेचर तो चौड़े में ऐसे चौड़ा हो जाते हैं, तो वैसे ही वही काम करता है वो, जैसे कि कंडीशन अनफेवरेबल है तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, पूरा अपना जो अपना परिवार है फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब उसके अंदर स्पोर्ट्स जो है वो पूरा तैयार रखे हुए हैं, बस खाली कंडीशन फेवरेबल हो ना, जाओ बच्चा वहाँ घूम लो वहाँ घूम लो वहाँ घूम लो, पूरे ब्रेड के ऊपर वो छा जाएगा। प्रीवियसली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इट इज a transition from a vegetative feeding state to a reproductive stage to survive stress। तो क्या होता है कि वेजिटेटिव फीडिंग, पहले जहाँ पे वो खा रहा था, चीज़ों को वो खा रहा था और नॉर्मल तरीके से ग्रोथ कर रहा था, अब क्या है कि अपना सर्वाइवल को, भैया जीवित रहना है ना, जैसे हम लोग को, जैसे ह्यूमन बीइंग को जैसे हमको जीवित रहना तो हमको खाना है, ठीक है, तो हम तो बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है यार, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स और सबसे बने हुए हैं,
तुम भी वैसे ही बने हुए हो। लेकिन यहाँ पर जो क्या है कि जब उसको उसके पॉपुलेशन को जीवित रहना है, वहाँ तो एक सेल का कोई वैल्यू नहीं है, उसके पॉपुलेशन को, ठीक है, उसको जीवित रहना है। तो उसको जीवित रहना है या अपना क्या कहें हम, अपना पुश्तैनी बचा के रखना है, ऐसा समझ लीजिए कि अपना जो है धरा विरासत बचा के रखना है, तो बचना है ना उसको, तो वो रिप्रोडक्टिव जो है फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा वो फूटेगा, फ्रूटिंग बॉडी फूटेगा, उसमें से उसके बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे और सब जो है रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, सब नए बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स। अब जो स्पोर्स होते हैं उसमें ट्रू वॉल्स होता है। ट्रू वॉल्स का मतलब क्या होता है, जो कि आपको बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखे। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। तो वो जो है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई वर्षों तक, ठीक है, वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा, 10 साल के बाद होगा तो 10 साल के बाद वो अटैक करेगा। द स्पोर्स आर डिस्बर्स्ड बाई एयर करेंट्स। और ये जो स्पोर्स है ये कैसे डिस्बर्स होता है, तो एयर करेंट से, हवा से, है ना। अब जैसे हम लोग के घर में यार, जैसे घर में ब्रेड रख दोगे तो फंगस लग जाता है, तो कैसे लग गया फंगस, है ना, कैसे फंगस लग गया, कैसे वो लग गया उसके ऊपर, तो हवा से आया, हवा से आया, तो हवा में कहीं पर होगा उसका स्पोर्स, तो वो पूरा हवा में फैला हुआ है, वहीं से लग जाता है फंगस। क्लियर है। चलिए ना, इसका जो प्रोटिस्टेंस का लास्ट वाला जो कैटेगरी है प्रोटोजोअन्स, इसको अब हम लोग देखते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं और बीमारी प्रोड्यूसिंग वाले हैं, पैरासाइट की तरह काम करता है, खून चूसने वाला काम करता है, या फिर प्रीडेटर, या तो शिकारी है या फिर खून चूसने का काम करता है, शरीर में बीमारी प्रोड्यूस करता है पैरासाइट से। तो डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइट, तो प्रीडेटर किल एंड कंज्यूम देयर प्रे इमीडिएटली फॉर फूड। तो शिकारी क्या होता है, जैसे मछली का शिकार किए, मारे और तुरंत खा लिए। लेकिन पैरासाइट क्या होता है कि जोंक की जैसे कि हमारे शरीर में मान लो कि घुस गया, किसी के शरीर में घुस गया, ठीक है, अब उसको शरीर को खा रहा है। पैरासाइट लीव ऑन और इनसाइड अ सिंगल होस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक घुसे रहता है, ठीक है, या तो शरीर के ऊपर रहता है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स विदाउट कॉजिंग इमीडिएट डेथ। तो ये जो है स्लो डेथ, धीरे धीरे नहीं मारता है, आराम से मारते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। और प्रेडेटर्स जो है, शिकारी जो है, वो तुरंत इमीडिएट मारते हैं। प्रोटोजोअन्स आर बिलीव टू बी, तो जो प्रोटोजोअन्स है वो दोनों टाइप के पाए जाते हैं, वो प्रीडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। प्रोटोजोअन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये एनिमल्स के रिश्तेदार हैं, प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने दूसरे को देखा था कि वो अलगी प्लांट वाले थे, ठीक है, तो ये एनिमल के रिश्तेदार हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स, दीज अमीबा वाले, है ना। चलो जी, जॉन। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। एक मिनट रुको यार, हाउ लॉन्ग, कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा होगा तो फिर नहीं, कर लेते हैं इसको खत्म। किंगडम फंजाई कल करेंगे, हो जाएगा खत्म। चलिए, है कि उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है कि एक्सेस हो जाए, सब 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 स्लिप कर जाए इधर से। सो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, और सॉइल में भी, जहाँ पर नमी रहती है वहां पर रहते हैं। डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, डेजर्ट का सॉइल जो होता है वो मॉइस्ट नहीं होता है। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba। तो देखो यहाँ पर ये जो है अमीबा है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है इसका सूडोपोडिया, ये रहा ना, पैर जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर रख दिया। मतलब भैया ऐसा है कि ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हमारे ऊपर बैक्टीरिया लग गया, हमारे, अरे यार ना लगे यार, भगवान करे, मतलब किसी के ऊपर भी, जैसे कि आलू प्याज के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया, तो कैसे अटैक करेंगे, ठीक है, कैसे अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे तो यहाँ पर इस केस में वो हवा से आएगा, वो जो स्पोर्स हैं वो हवा से आएंगे और उसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन ये जो अमीबा है, अमीबा विद सूडोपोडिया, ठीक है, ये जो अमीबा है
दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फिट एज इन अमीबा। जैसे कि मान लो कि कोई, ऐसे समझो कि जैसे शेर है और एक चूहा है ना। तो शेर जो है चूहे का शिकार कैसे करेगा, अपना ऐसे झपट्टा मारेगा ना, पकड़ेगा ना, ठीक है, या तो पैर रखेगा या फिर क्या रखेगा, अपना मुंह से पकड़ेगा। तो उसी तरीके से ये जो अमीबा है, अब ये अमीबा अपने जो शिकार का शिकार करेगा, एक तो ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये फॉल्स फीट है, तो ऐसे है ना, पंजा टाइप का है, उसी से ऐसे ऐसे करके मूव कर लेगा, ऐसे रगड़ रगड़ के, ठीक है, तो मूव करेंगे और ये उसको ऊपर रख देंगे अपना पंजा। क्या करेंगे, ये जो फॉल्स फिट सूडोपोडिया है उसके ऊपर रख दिए और रख के धीरे धीरे उसके ऊपर घेर लेगा, सब कब्जा कर लेगा और उसको अटैक कर देंगे, ठीक। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, और जो समुंदर में रहते हैं, मतलब नमकीन पानी में रहते हैं, मैरीन फॉर्म्स मतलब समुंदर महासागर जो नमकीन वाटर में रहते हैं, उसके जो सेल्स बने हुए होते हैं वो सिलिका का बना होता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। अब इसमें से कुछ कुछ जो प्रोटोजोअन्स जो एमेबॉइड्स हैं, उसमें से कुछ एमेबॉइड जैसे कि एंट अमीबा हो गया, ये पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक समझ गए, या तो बॉडी के अंदर घुस जाएगा, बीमार करेगा, जैसे कि टाइफॉइड है ना, टाइफॉइड वाला जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, वो शरीर में घुस जाता है और आदमी को बीमार कर देता है। तो उसी तरीके से ये जो एंट अमीबा है, ये रहा इसका फोटो, ठीक है, ये पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड वैसे ही मूंछ निकला हुआ है ना। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब ये जो मेंबर है इस ग्रुप का, ये जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, ये आइदर फ्री लिविंग और या फिर पैरासिटिक है। फ्री लिविंग है मतलब कि अपने आप में मस्त है ना। और दूसरा क्या है कि कहाँ रहेंगे, तो हम रहेंगे किसी होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर, ठीक है, वहीं से हमको दाना पानी मिलेगा। तो दोनों टाइप के होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इसमें इनमें फ्लैजिला भी होता है, नाम है फ्लैजिलेटेड तो फ्लैजिला होना ही होना है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है वो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का पैरासिटिक फॉर्म है ना, वो एक डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। अब ये स्लीपिंग सिकनेस पैरासिटिक कौन सा वाला, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है ट्राइपोनोसोमा, ठीक है। तो ये रहा ट्राइपोनोसोमा। ये जो है स्लीपिंग सिकनेस, देखे होगे कि कहीं कहीं कोई कोई आदमी लोग जो होता है वो कहीं पे भी सो जाता है, ठीक है, चल रहे हैं रोड पे चल रहे हैं, नींद आ गई, गिर गए, तो दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, इसकी वजह से होता है। दिस इज पैरासिटिक ट्राइपेनोसोमा। हाँ यार, ये सब क्या तुम लिखते रहते हो, अरे ये सब मत किया करो ना, क्या, अरे तो तुमको टाइप करना का है उल्टा पुल्टा चीज यार, 657 565 ये सब क्या चीज टाइप टूप करके रखा है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड तो एक ऐसा प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला है। अब हम आते हैं ऐसा प्रोटोजोन जिसमें सीलिया है। फिर हमने देखा था जिसमें फॉल्स फुट है, सूडोपोडिया था। तो सूडोपोडिया वाला देखा हमने, फ्लैजिला वाला देखा, अब हम सिलिया वाला देखेंगे। बहुत सारा हेयर लाइक अपेंडेजेस। These are aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia। तो बहुत सारा cilia रहेगा, हेयर लाइक अपेंडेजेस रहेगा, निकला है, तो उसके हेल्प से ये चलते हैं। They have a cavity gullet that open to the outside of the cell surface। तो एक खुला जगह है जो सेल सरफेस के बाहर होता है। अब इससे उसका क्या करते हैं, कहाँ गया, ये देखो खुला सरफेस है ना। तो यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म को का मान लीजिए कि किसी को पकड़ लिया वहां से, तो वहां से उसका पूरा रस चूसेगा। चलिए क्या करेगा देखते हैं। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet। अब ये जो गलेट है ना, ये जो गलेट है खाली जगह, ठीक है, तो ये सीलिया क्या करता है, ऐसे 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 ऐसे, मान लो कि जैसे कोई चीज है कि अब उसके पास बहुत सारा ये वाला है, ये वाला ऐसा वाला सीलिया है, रोआ है, तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा है, ऐसे 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 कर रहा है। तो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर जो ऐसे ऐसे करेंगे तो पानी आगे पीछे करेगा ना, आगे पीछे करेगा ना। तो पानी आगे पीछे करेगा तो पानी के अंदर जो वो होगा, जो फूड पार्टिकल्स होगा, ठीक है, जो अब ये क्या खाता है हम नहीं जानते हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स होगा वो इसके अंदर घुसेगा, तो वो उस फूड पार्टिकल को लेगा और पानी को बाहर फेंक देगा। चलिए भाई इसको देखिए।
The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be steered into the gullet. तो जो खाना आ रहा है जैसे ऐसे ऐसे सिलिया ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो पानी अंदर की तरफ अंदर बाहर वो भी करेगा। तो जब पानी अंदर की तरफ आया और पानी के अंदर भोजन है ना, भोजन है, तो उस भोजन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, गलट में जाएगा। अब आइए देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। द सेंटेंस डिस्क्राइब्स हाउ सिंगल सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामेसियम फीड। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैरामेसियम के भोजन के बारे में बता रहा है। सो पैरामेसियम जो है, ठीक है, इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। एनसीईआरटी में एग्जांपल भी उसी का दिया हुआ है, एग्जांपल इज पैरामेसियम, फिगर बिलो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, ये हमने नेट से उठाया। सो द सेंटेंस डिस्क्राइब्स हाउ सिंगल सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामेसियम फीड, कैसे फीडिंग करते हैं, अपनी खाते हैं। देयर हेयर लाइक सिलिया बीट इन अ सिंक्रोनाइज्ड रिदमिक मोशन, जिसको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, धक 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 धक। जैसे देखे होगे ना कि जो स्पीकर होता है, बड़ा बड़ा डीजे वाला स्पीकर होता है, अगर उसके सामने खड़ा हो जाए, बहुत तेजी से बज रहा है, तो हमारा दिल भी धक 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 अंदर बाहर करने लग जाता है। तो ऐसे ही जब ये धक 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 करेगा तो यहाँ का जो पानी होगा वो भी अंदर बाहर करने लग जाएगा, और जो पानी के अंदर जो भोजन है उसको ये खींच लेगा और बाकी पानी को फेंक देगा। टू क्रिएट अ वाटर करंट, तो अब ये धक धक से वाटर करंट क्रिएट हो जाएगा। दिस करंट कैरीज फूड पार्टिकल्स वाटर लेडन विथ फूड, का यही मतलब हुआ कि ये जो करंट है वाटर करंट प्रोड्यूस हो गया, ये अपने साथ फूड पार्टिकल को लाएगा एंड डायरेक्ट्स देम इनटू अ स्पेसिफिक माउथ लाइक ओपनिंग गलेट कॉल्ड द गलेट फॉर इंजेक्शन। और ये माउथ लाइक ओपनिंग जिसको हम गलेट कहते हैं, ये इंजेक्शन के लिए उसमें डाल देंगे। तो एग्जाम्पल इज सीलिया वाले इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामेसियम, ठीक है, ये रहा फिगर, ठीक है, ये गलेट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरोजोअन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दीज आर प्रोटिस्टा, दिस बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक। सो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक, जैसे स्पोर हो गया ना कि स्पोर से बहुत सारा फैल जाएगा, ठीक है, एक बैक्टीरिया से 10 बैक्टीरिया, है ना। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो जैसे कि इसमें सबसे खतरनाक, ठीक है, सबसे मतलब जैसे कहे ना कि बाहियात, है ना, वो क्या है, वो है प्लाज्मोडियम, मतलब मलेरियल पैरासाइट, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population। तो एक ऐसा बीमारी मलेरिया प्रोड्यूस कर देगा जिसमें ह्यूमन बॉडी के ऊपर एकदम शॉकिंग, ठीक है, शॉकिंग इफेक्ट होता है, एकदम से ठंडा लगेगा, इतना भयानक ठंडा लगेगा, शरीर लगेगा एकदम से टूट गया, तो मतलब विचित्र कर देता है बॉडी को, ये कह सकते हैं एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग है ये। सो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये जो प्लाज्मोडियम है, और अभी जो हमने इससे पहले प्लाज्मोडियम देखा था कि व्हाट वाज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम था कि बहुत सारा सेल्स ग्रुपिंग कर करके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है, दिस प्लाज्मोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मोडियम डिस्कस्ड अंडर स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम से ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है। हेयर प्लाज्मोडियम रिफर्स टू ए जीनस ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। यहाँ जो प्लाज्मोडियम है, दिस इज अ जीनस, जैसे होमोसेपियंस के अंदर, ठीक है, होमोसेपियंस, दिस वाज होमो इज ए जीनस। उसी तरीके से यहाँ जो प्लाज्मोडियम वर्ड है, दिस प्लाज्मोडियम वर्ड इज जीनस, ठीक है। जैसे होमोसेपियंस, देखो यहाँ पर होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में अगर हम बात करें तो होमो इज ए जीनस, लेकिन ऐसे हम बोलेंगे ना होमो है यार, ये तो होमो है, मतलब इसका बॉयफ्रेंड है, लड़के का बॉयफ्रेंड है, वैसा होमो है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम प्लाज्मोडियम का जिक्र कर रहे हैं मलेरियल पैरासाइट में, तो दिस प्लाज्मोडियम रिफर्स टू ए जीनस, ठीक है, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं रिफर कर रहा है स्लाइम मोल्ड वाला, ये अलग टाइप का प्लाज्मोडियम है। सो हियर प्लाज्मोडियम रिफर्स टू ए जीनस ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ दैट इंक्लूड्स 4 स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। तो यहाँ जो प्लाज्मोडियम है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरासिटिक प्रोटोजोआ का, जिसमें 4 स्पीसीज आते हैं जो मलेरिया दे जाते हैं, ठीक है। इसमें आ गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सब मलेरिया कॉज करता है, अलग अलग टाइप का मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियर विथ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम
बीइंग द मोस्ट सीवियर एंड पोटेंशियली फैटल। तो इसमें से सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा है? तो दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और ये जो है ये मलेरिया प्रोड्यूस करता है, बाकी सब बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दीज आर डिजीज कॉजिंग, ठीक है। मलेरिया में भी अलग अलग वेराइटी हो गई, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो उसमें से ये जो है नॉर्मल मलेरिया जो हुआ, दिस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये सबसे खतरनाक वाला है, ठीक है, पोटेंशियली फैटल। चलिए यहाँ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है। किंगडम फंजाई को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जैसा हमने बताया कि अभी जितना हमने पढ़ा, दोबारा से जब हम एनसीईआरटी को एनसीईआरटी नहीं सॉरी एनआईओएस को करेंगे तो फुल रिवीजन हो जाएगा, और साथ में मतलब बढ़िया से तैयारी भी हो जाएगी, डबल डबल रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो भी कवर अप हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल।